जब 480 वोल्ट एसी पर निर्धारित ऊर्जान्वित विद्युत उपकरण का निष्पादन परीक्षण किया जाता है तब किस प्रकार के दस्ताने की आवश्यकता होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब 480 वोल्ट पर निर्धारित ऊर्जान्वित विद्युत उपकरण का निष्पादन परीक्षण किया जाता है तो हमें जो है फ्रेंड्स निम्न वोल्टता के दस्ताने की आवश्यकता पड़ती है। निम्न वोल्टता के दस्ताने की आवश्यकता पड़ती है। 480 वोल्टेज जो है एसी पर निर्धारित ऊर्जान्वित विद्युत उपकरण के लिए हमें निम्न वोल्टता की आवश्यकता पड़ती है। 480 और 575 वोल्ट के कार्य के लिए हमें जो होता है अनइंसुलेटेड जो है शरीर के अंगों से न्यूनतम दूरी 12 इंच होती है और इसलिए रबर के दस्ताने की आवश्यकता हमें होती है। ये जो होता है अन इंसुलेटेड होता है जिसे हमें क्या होती है, रबर के दस्ताने की ज़रूरत होती है। ठीक है, देखिए यदि वोल्टता उच्च हो तो हम उच्च वोल्टता वाले दस्ताने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 480 वोल्ट के लिए हम लोग निम्न वोल्टता वाले दस्ताने का उपयोग करते हैं और 480 वोल्ट से जो ज़्यादा है उसके लिए या उच्च वोल्टता उच्च हो तो उसके लिए जो है हम उच्च वोल्टता वाले दस्ताने का उपयोग करते हैं। अगला हम लोग प्रश्न किए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किसे छोड़कर रखरखाव गतिविधियों के क्रियान्वयन करने के लिए सामान्य पीपीई का इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षा चश्मा, दस्ताने, ईयर प्लग या कार्य अनुमति। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कार्य अनुमति को छोड़कर रखरखाव की जितने भी काम होता है उसके लिए हम लोग पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। ये पीपीई क्या है, तो ये पीपीई वे साधन होता है जो विविध रूपों में मानव शरीर के आवरण के रूप में रक्षा करता है। पीपीई का जो है फ्रेंड्स फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, ये हमारे क्या करता है, शरीर की रक्षा करता है, मानव शरीर की आवरण के रूप में रक्षा करता है, मानव शरीर की रक्षा में सहायक साधन होता है ये पीपीई। ठीक है, जिस तरह की कोरोना टाइम में एक पीपीई किट पहना जाता था उसी तरह बिजली से संबंधित कार्य करने के लिए हमें पीपीई का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, देखिए पीपीई के बारे में कुछ बातें बताते हैं। देखिए पीपीई वे साधन होता है, ये आप जान चुके हैं, जो हमारे मानव शरीर के आवरण के रूप में रक्षा करता है। देखिए पीपीई सिर की सुरक्षा, मानव शरीर के देखिए जैसे पीपीई जो है सिर की सुरक्षा में भी हमें मदद करता है। सिर की सुरक्षा है तो सुरक्षा हेलमेट या हेयर नेट या बम्प कैंप आदि का हम लोग प्रयोग करते हैं। सिर की सुरक्षा के लिए किन किस चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो हेलमेट का, हेयर नेट का और बम्प कैप का उपयोग हम लोग करते हैं। आँखों की सुरक्षा के लिए, तो आँखों की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक चश्मा और हस्त स्क्रीन चश्मा का प्रयोग करना चाहिए। आँखों की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक चश्मा और हस्त स्क्रीन चश्मा का प्रयोग करना चाहिए। अगला देखिए, हमारे श्रवण की सुरक्षा के लिए यानी कान की सुनने की क्षमता के लिए, तो श्रवण की सुरक्षा के लिए ईयर वाल्व या मफ ईयर प्लग आदि का प्रयोग करना चाहिए। पैरों की सुरक्षा के लिए, तो पैरों की सुरक्षा के लिए इसकी सुरक्षा हेतु सुरक्षा बूट, जूते, पैर ढकने की पट्टी, एंकिलेटस आदि का प्रयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, अगला जो है शरीर की सुरक्षा हेतु शरीर की सुरक्षा के लिए डंकी जैकेट का प्रयोग करना चाहिए। शरीर की सुरक्षा हेतु डंकी जैकेट का प्रयोग करना चाहिए। कोट, एप्रिन कोट, बॉडी वार्मर का प्रयोग करना चाहिए। देखिए शरीर की सुरक्षा के लिए डंकी जैकेट, कोट का, एप्रिन कोट का और बॉडी वार्मर का प्रयोग करना चाहिए। देखिए कहीं से प्रश्न बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए कि जिस ऊपर हम लोग पढ़े बम्प कैप का जो है उपयोग किन चीज़ों में किया जाता है, किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो वो सिर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इस तरह प्रश्न बन जाता है एग्जामों में। देखिए पीपीई का पूरा नाम जो होता है, ये हिंदी इसका नाम होता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
और इसका फुल फॉर्म जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। इस कारण यह स्पष्ट है कि कार्य अनुमति को छोड़कर हमारे रख रखाव गतिविधियों के क्रियान्वयन करने के लिए पीपीई का इस्तेमाल किया जाता है। पीपीई का पूरा नाम भी जान चुके हैं और पीपीई क्या है और शरीर के विभिन्न अंगों की सुरक्षा किन किन चीज़ों से की जाती है ये भी हम लोग देख लिए और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनता ही है। खासकर रेलवे एएलपी के लिए ही ये वीडियो लाया गया है, रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है देखिए, प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अवयवों के लिए प्रयुक्त वोल्टेज का मान होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अवयवों के लिए प्रयुक्त वोल्टेज का मान होता है, कितना होता है? तो चलिए इसका हम लोग राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि निम्न होता है। जिन विभिन्न अवयवों का उपयोग करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बनाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बनाए जाते हैं वे इलेक्ट्रॉनिक अवयव कहलाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं या एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि प्रतिरोध, प्रेरक तत्व, संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईजीबीटी, एससीआर, ओपी आदि का आदि जो है ये प्रमुख अवयव हैं। और इन अवयवों में प्रयुक्त वोल्टेज का मान जो होता है निम्न होता है। इन अवयवों में जो वोल्टेज का मान क्या होता है? बहुत कम होता है। और यही प्रश्न पूछा गया था कि अवयवों में जो है इलेक्ट्रॉनिक अवयवों में जो है वोल्टेज का मान क्या होता है? तो निम्न होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से पैरों की रक्षण के लिए, जैसे कि हम लोग ऊपर देखे थे कि सिर की रक्षा के लिए, पैर की रक्षा के लिए, आँख की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, श्रवण की क्षमता बढ़ाने के लिए या बरकरार रखने के लिए हमें जो है किन किन सुरक्षा कवचों का उपयोग करना पड़ता है। तो उसी प्रकार पैर की सुरक्षा के लिए हमें किस प्रकार की पीपीई किट जो है उसका उपयोग क्या पूछा गया है कि निम्न में से पैर रक्षण का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है। ये इसमें से कौन सा है जो पैर रक्षण की व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है? तो देखिए, अवरोध भी है, एस्बेस्टॉस सुरक्षा बूट भी है, एंटी स्टैटिक फुटवियर भी है, चप्पल जो है। लेकिन हम लोग ऊपर देखे थे कि बम्प कैंप जो है ये सिर की रक्षा के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा बम्प कैप होगा। बम्प कैप का उपयोग पैर की रक्षा के लिए नहीं किया जाता है, इसका उपयोग सिर की रक्षा के लिए किया जाता है। अब देखिए अगला जो है फैक्ट्री में देख लेते हैं। फैक्ट्री में कार्य करते समय पैर की सुरक्षा के लिए हमें कुछ उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। एक होता है अवरोध, एक होता है एस्बेस्टॉस सुरक्षा बूट और एक होता है एंटी स्टैटिक्स फुटवियर। ठीक है, अगला देखिए कि बम्प कैप का उपयोग हम लोग सिर की सुरक्षा के लिए करते हैं। बम्प कैप का उपयोग हम लोग किसकी सुरक्षा के लिए करते हैं? तो सिर की सुरक्षा के लिए करते हैं। किसकी सुरक्षा के लिए करते हैं? तो सिर की सुरक्षा के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में जो प्रयुक्त अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं, इनमें से कौन होते हैं? यानी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में प्रयुक्त अवयव कौन सा होता है? तो प्रतिरोध भी होता है, संधारित्र भी होता है और प्रेरक भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स कि उपयुक्त में से सभी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में प्रयुक्त अवयव जो होते हैं जैसे कि प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईजीबीटी, एससीआर, फोटोडायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आदि प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक अवयव हैं। ये सारे क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के कुछ एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जिनका नाम आपको याद रखना है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, देखिए प्रश्न जो है कि ट्रेनी को निम्न में से किसका ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिए? देखिए, तो जो भी ट्रेनी व्यक्ति है उसको निम्न में से जो है
सोल्डरिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे उपकरण यानी अवयवों यानी कंपोनेंट्स का भी ज्ञान होना चाहिए। और अगला जो है विद्युत लाइन से सुरक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी होगा। ट्रेनी को निम्नलिखित का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सोल्डरिंग का ज्ञान, जिससे कि वह किसी भी अवयवों को आसानी से जोड़ सके। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स अवयवों का ज्ञान होना चाहिए। अगला देखिए, अगला जो है विद्युत लाइन से सुरक्षा का भी ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक उपचार बॉक्स जो होता है, प्राइमरी जो हम लोग ठीक कहते हैं प्राइमरी उपचार जिसे कहा जाता है, उस बॉक्स में जो है घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी हो जाती है? तो प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, तो बीटाडीन होता है। ठीक है, देखिए सोफ्रामाइसिन ये सारी चीज़ें नहीं होता है। प्राथमिक उपचार बॉक्स जो होता है एक ऐसा किट होता है जिसमें आपातकालीन स्थिति में उपयोग होने वाली दवाइयाँ, उपकरण, कॉटन पट्टी, डिटॉल, बैंडेड इत्यादि रखे जाते हैं। और इसी में एक होता है बीटाडीन की ट्यूब, जो कि घाव भरने के काम में आता है। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है, निम्न में से कृत्रिम श्वसन विधि है। निम्न में से कृत्रिम श्वसन विधि है सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, लाबोर्ड विधि। तो उपयुक्त में से सभी, यानी ये तीनों जो विधि पर वर्णित है ये सारे विधि जो है कृत्रिम श्वसन की विधि हैं। सैफर विधि जो होता है इसमें पीड़ित को छाती के बल लिटाया जाता है और कृत्रिम श्वसन दिया जाता है सैफर विधि में। सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है कि उसमें पीड़ित को जो है पीठ के बल लिटाया जाता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है मुंह से मुंह में हवा भरना, यह पीड़ित की घायल अवस्था में सबसे अधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्राथमिक उपचार का समान है। पूछा गया है कि प्राथमिक उपचार का इसमें से समान है। डिटॉल, रुई, गोल पट्टी। तो देखिए, जो प्राथमिक उपचार का जो सामान है ये तीनों है। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक उपचार के बॉक्स में डिटॉल, रुई, गोल पट्टी, बैंडेड, बीटाडीन इत्यादि वस्तु को रखा जाता है। प्राथमिक उपचार किसी रोग से प्राथमिक उपचार किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से संबंधित नहीं है। इसमें से पूछा गया है, कुछ उपकरण का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उपकरण जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से संबंधित नहीं है। तो देखिए, ईसीजी ये भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से संबंधित है, कंप्यूटर भी है और फैक्स मशीन भी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, उपयुक्त में से सभी होगा। तो निम्नलिखित दिए गए सभी उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से संबंधित है, जैसे कि ईसीजी, कंप्यूटर, फैक्स मशीन, मोबाइल, टेप रिकॉर्डर, ये सारे क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से संबंधित जो है क्या है, उपकरण हैं। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न। देखिए, प्रश्न है कि सुरक्षा उद्देश्य के लिए यदि आप कई प्रकार के खतरों को बताना चाहते हैं, सुरक्षा के उद्देश्य के लिए यदि आप कई प्रकार के खतरों को बताना चाहते हैं तो उसे आप किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए, बहुत सारे खतरों को बताना चाहते हैं तो उसके लिए खतरा शब्द का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। सुरक्षा उद्देश्य के लिए आप कई प्रकार के खतरों को बताना चाहते हैं तो उसके लिए खतरा शब्द का प्रयोग करेंगे, जिससे कोई व्यक्ति सावधान हो जाए। किसी ट्रेनी को कार्यस्थल पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से होने वाले खतरों से सचेत करने के लिए बताना चाहते हैं तो उसके लिए खतरा शब्द का उपयोग करना चाहिए और प्रयोग
करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि विद्युतीय उपकरणों में अग्निशमन के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अग्निशमन के लिए जो है खासकर विद्युत उपकरणों में CO2 और सूखा पाउडर जैसे अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा CO2 सूखा पाउडर। देखिए विद्युत उपकरणों में अग्निशमन के लिए सूखा पाउडर और CO2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का आदि का प्रयोग किया जाता है। CO2 कार्बन टेट्राक्लोराइड इस सब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किसी भी परिस्थिति में फोम या द्रव का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि फोम में क्या होता है, थोड़ा जल की मात्रा होता है जिससे झटका लगने का जो है क्या है खतरा बना रहता है, इसलिए फोम का उपयोग इसमें नहीं करते हैं। इसके लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड उपयुक्त है, CO2 उपयुक्त है और सूखा पाउडर उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए निषेध संकेत के लिए इस्तेमाल होने वाला आकार है। तो देखिए निषेध यानी मना करने वाले संकेत के लिए इस्तेमाल जो किया जाता है वो गोलाकार संकेत इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो निषेध संकेत के लिए इस्तेमाल होने वाला आकार जो होता है गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है। इसका राइट आंसर होगा गोलाकार। थोड़ा देखते हैं इनके बारे में। यह कुछ इसी प्रकार होता है। ठीक है, जैसे निषेधात्मक चिन्ह वृत्ताकार आकार में बनाए जाते हैं। इन संकेतों के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने को मना किया जाता है। वृत्ताकार में ये संकेत लाल रंग के बॉर्डर होता है। इसके देखिए आसपास में क्या होते हैं, लाल रंग का बॉर्डर होता है और बीच में क्या किया जाता है, लाले रंग से ही क्या होता है, क्रॉस बना होता है। श्वेत पर्दे पर काले रंग की आकृति बनाई जाती है और इसके जो पृष्ठभूमि पेज होता है वो श्वेत होता है और इस पे काले रंग की क्या बनाई जाती है, आकृति बनाई जाती है, जिस चीज़ की मना करना पड़ता है। ठीक है, निषेधात्मक संकेत जैसे कि धूम्रपान न करना, आग न जलाना, भागने के लिए मना करना, इन सारी चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसका आकार पूछा जाता है। तो इसका आकार जो होता है गोल होता है। ठीक है, भार उठाने की गतिशील विधि में पाँवों के बीच अंतर होना चाहिए। तो भार उठाने की गतिशील विधि में पाँवों के बीच अंतर होना चाहिए कितने इंच का, तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 इंच का अंतर होना चाहिए। कितने इंच का, 18 इंच का अंतर होना चाहिए। भार उठाने की गतिशील विधि में पाँवों के बीच का अंतर 18 इंच होना चाहिए। यदि अंतर कम रहेगा तो संतुलन नहीं बन पाएगा। ठीक है, देखिए कंबल रेत आदि के द्वारा ऑक्सीजन की जो सप्लाई काट कर आग बुझाते हैं उसे क्या कहा जाता है। कंबल रेत आदि के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई काट कर आग बुझाने को क्या कहा जाता है, तो इसे अवरोधन कहा जाता है। क्या कहता है, अवरोधन यानी स्मोथरिंग कहा जाता है, अवरोधन कहा जाता है। देखिए कंबल रेत आदि के द्वारा जो है ऑक्सीजन की सप्लाई काट कर आग बुझाना अवरोधन कहलाता है। इस प्रकार के लगे आग को बुझाने वाले यंत्रों में जल के स्थान पर वायु दाब के साथ चूर्ण भरा जाता है और यह चूर्ण ज्वलनशील नहीं होता है और न ही जलने में सहायक होता है। यंत्र का लीवर दबाने पर रेत जलती हुई वस्तु के ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक कर आग को बुझा देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लग गया हो तो हमें क्या चाहिए। तो यदि किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लग गया हो तो हमें कोई इन देखिए तीनों में से कोई एक काम करना जरूर चाहिए। मुख्य स्विच ऑफ करके पीड़ित को अवमुक्त करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। स्वयं को भू संपर्क से अलग रखते हुए पीड़ित को खींचकर बिजली से अवमुक्त करना चाहिए। पीड़ित को स्पर्श न करते हुए उपकरण की शक्ति आपूर्ति केबल प्लग टॉप को हटाना चाहिए। तो इसमें क्या है कि उपयुक्त में से किसी एक विधि को अपनाना जरूर चाहिए जब झटका किसी व्यक्ति को लगा हो, विद्युत झटका।
यदि किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लग गया हो तो हमें निम्नलिखित विधि अपनाना चाहिए। मुख्य स्विच ऑफ करके पीड़ित को मुक्त करना चाहिए। स्वयं को भू संपर्क से पृथक अलग रखते हुए पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से अलग करना चाहिए। पीड़ित को स्पर्श न करते हुए उपकरण की शक्ति आपूर्ति केबल के प्लग टॉप को हटाना चाहिए। देखिए, अग्निशमन के लिए जल की फुहार को प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है जबकि आग लगी हो। ठीक है, तो किसमें आग लगी हो तब हम लोग जल की फुहार का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, लकड़ी, कागज़, वस्त्र आदि में जब इसी में अगर आग लगी हो तो क्या हो, हम लोग जल की फुहार का उपयोग कर सकते हैं। लकड़ी, कागज़, वस्त्र आदि में आग लगने पर अग्निशमन के लिए जल की फुहार को प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की लगने वाले आग को ए श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, बी श्रेणी में रखा जाता है पेट्रोलियम संबंधित चीज़ों में लगी हुई आग को, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, इन सब में उसे किस में रखा जाता है, यानी तरल चीज़ को रखा जाता है बी में। और सी में जो है गैस वाले चीज़ों को रखा जाता है। और डी में विद्युत उपकरण वाले चीज़ों से लगी आग को रखा जाता है। इस प्रकार लगने वाली आग को क्लास ए अग्नि में रखा जाता है और इसके आग को शमन करने के लिए प्रेशराइज्ड वाटर एंड फोम अथवा बहु सूक्ष्म रसायन अग्निशमन का इस्तेमाल करना चाहिए। दहन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो देखिए, दहन के लिए हमें ईंधन भी आवश्यक है, ऑक्सीजन भी आवश्यक है और ऊष्मा भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी दहन के लिए ईंधन, ऑक्सीजन, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दहन चाहे पेट्रोल इंजन का हो या डीजल इंजन का हो या गैस इंजन का हो, ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन एवं ऊष्मा की आवश्यकता होती ही है। दहन के बाद ही वाहन को शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह आगे बढ़ता है। ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा में से किसी एक की अनुपस्थिति में ईंधन दहन नहीं हो सकता है और इसलिए ये तीनों मुख्य रूप से आवश्यक है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होता है। तो चेतावनी चिन्ह का जो आकार जो फ्रेंड्स होता है वो कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। और निषेधात्मक जो चिन्ह का जो है आकार होता है वो गोलाकार होता है। निषेधात्मक चिन्ह का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है और चेतावनी चिन्ह का जो आकार होता है यह त्रिभुजाकार होता है। आप देख सकते हैं आरआरबी गुवाहाटी असिस्टेंट लोको पायलट में ये पूछा गया है 2006 में। इस प्रकार के प्रश्न जो है बार बार एग्जामों में बनते हैं, तो इस पर ध्यान रखना है। देखिए, चेतावनी चिन्ह का आकार त्रिभुजाकार होता है तथा इनको पीले रंग पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ चेतावनी संकेत जैसे कि आग का भय, बिजली के झटके का भय, विषैले पदार्थ विस्फोट का भय, इसके लिए हम लोग जो है चेतावनी चिन्ह का उपयोग करते हैं और इसका आकार जो होता है त्रिभुजाकार होता है। भारी भार उठाते समय इसमें से क्या करना चाहिए, अपनी पीठ को आगे की ओर झुककर रखें, अपनी पीठ को सीधी रखें, अपनी पीठ के पीछे कोई झुका कर रखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि अपनी पीठ को सीधी रखें। भारी भार उठाते समय पीठ को अधिक से अधिक सीधा रखने की कोशिश करनी चाहिए तथा टांगों के बल पर बोझ को उठाना चाहिए। मजदूर को बोझ उठाने की अपनी सामर्थ्य का ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि वो जितना उठा सकता है उससे ज़्यादा की वजन उठाने का प्रयास करे। तो कोई भी मजदूर अगर बोझ उठा रहा है तो वो अपनी शक्ति का ज्ञान उनको होना चाहिए तथा कभी भी सामर्थ्य से अधिक बोझ उठाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आज बीसी प्रश्न का व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट के वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम 20 से अधिक वीडियो प्रश्नों का जो है व्याख्या करें। और ये फ्रेंड्स, इतना हमसे भरोसा ज़रूर रखिए कि ये जितने भी प्रश्न कराएंगे एक भी प्रश्न आपके रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में जो है छूटेगा नहीं। ठीक है, मतलब कि 75 प्रश्न पूछे जाते हैं और 60 मिनट में उसका जवाब देना पड़ता है। तो आप उम्मीद रखिए कि 75 तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ फिर भी कंफर्म है कि 70 से 73
के आसपास जो है प्रश्न पूरा लड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न कहीं से नहीं, पूछे हुए प्रश्न को ही डाला जाता है और थोड़ा व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। तो जो पूछे हुए प्रश्न नहीं है उन